लास्ट 10 साल में इंडोनेशिया इज होल्ड द ग्लोबल अटेंशन एज शाइनिंग स्टार इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया ने खुद को सक्सेसफुल और रैपिड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाया है। इंडोनेशिया की ग्रोथ को देख के लग रहा है कि ये एक नेक्स्ट हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया या ताइवान बनने वाली है। 1980s से 1990s तक इंडोनेशिया की ग्रोथ काफी हाई हो रही थी और इसकी ग्रोथ की एवरेज 7% पर ईयर थी। लेकिन 1997-1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो वहां पे इंडोनेशिया की ग्रोथ काफी नीचे गिर गई और उसके बाद से और अभी तक इंडोनेशिया 5% के कांस्टेंट ग्रोथ पे बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ है जो जीडीपी की वो 3.6 है, तो इंडोनेशिया वर्ल्ड एवरेज की ग्रोथ से ऊपर है और हर साल 5% से इंक्रीज हो रही है इसकी जीडीपी। 2045 तक इंडोनेशिया एक हाई इनकम स्टेट होने वाला है। कहने का मतलब कि पर कैपिटा इनकम काफी हाई होने वाली है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्चिपेलाजिक स्टेट। ये करीब 17,000 आइलैंड से मिलकर बनी है और इसकी जो स्ट्रेस है वो इंडियन ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक है। पॉपुलेशन अराउंड 270 मिलियन है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट है विद द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ लार्जेस्ट। 52% ऑफ द पॉपुलेशन यंग पीपल से है और इंडोनेशिया की इकोनॉमी में काफी हेवी एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। बहुत सारी नई इंडस्ट्री बन रही है और बहुत सारे चीज और प्रोसेसिंग की यूनिट यहाँ पे बहुत तेजी से सेटअप हो रही है। तो इस केस स्टडी के लिए हमारे सामने दो सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों इंडोनेशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है और डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड सवाल कि जब इंडोनेशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है तो 5% मार्क को क्यों नहीं क्रॉस कर पा रही है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले इंडोनेशिया की ग्रोथ 7% थी, लेकिन अब करीब 10-15 साल से ये ग्रोथ 5% पे ही क्यों रुकी है। इस दोनों सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे वीडियो के अंत तक। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी मदद मिलती है मुझे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी से 2030 तक इंडोनेशिया इज एक्सपेक्टिंग 90 मिलियन पीपल फ्रॉम आउटसाइड जो यहाँ पे इकोनॉमी में काफी खर्च करने वाले हैं। इंडोनेशिया में 100 मिलियन पीपल कलेक्टिवली $80 बिलियन का कंजम्पशन करते हैं। तो इंडोनेशिया में काफी अच्छा इंटरनल मार्केट है कंजम्पशन का। जैसे इंडिया की इंटरनल मार्केट काफी बड़ी है, काफी अच्छी है, तो उसी तरीके से इंडोनेशिया की मार्केट काफी बड़ी है और काफी अच्छे से लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी थ्राइव कैसे कर रही है। उसके मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट रीजन है इंडोनेशिया में वर्ल्ड के 1/5 निकल डिपॉजिट है और निकल सब्सटेंस बहुत जरूरी है ईवी या बैटरीज बनाने के लिए। निकल सब्सटेंस काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बैटरीज बनाने के लिए और ये बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी यूज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफी बढ़ावा हो रहा है, तो यहाँ पे निकल की डिमांड बढ़ती जा रही है और यहाँ पे इंडोनेशिया अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन करना चाहता है। अभी कुछ सालों में इंडिया और चाइना दोनों अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी हेवी सब्सिडी दे रहे हैं। दोनों के देशों की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा पोजिशनिंग लेके खड़ा हुआ है निकल सब्सटेंस को लेके। सेकेंड रीजन है जकार्ता जो वहाँ की कैपिटल है और उस कैपिटल में इंक्यूबेशन फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा सेटअप हो रहा है और काफी बड़ा सेटअप हुआ भी है पहले से। इंक्यूबेशन फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब है ऐसी कंपनीज और ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज वहाँ पे सेटअप हो रहे हैं जो दूसरे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप और या दूसरे स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देंगे, उसको हेल्प करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसे ग्रो करने में मदद करेंगे। तो जब इंक्यूबेशन सेंटर खुलता है तो बहुत सारे डिफरेंट मीडियम साइज, स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज वहाँ आती है और अपने आप को ग्रो करती है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है वहाँ पे डिजिटलाइजेशन का और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है वहाँ पे आईटी मार्केट का और नए टेक्नोलॉजी का। अगर किसी देश में नई टेक्नोलॉजी का स्प्रेड काफ़ी अच्छे से होता है तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है कंट्री की वो काफ़ी अच्छी से होती है और उस ग्रोथ में जो छोटे छोटे स्टेट या छोटे छोटे रिमोट जगह है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको डिजिटलाइजेशन का हेल्प मिलता है। अब इंडोनेशिया की जो ज्योग्राफी है काफ़ी चैलेंजिंग है। बहुत सारे आइलैंड है, बहुत सारे रिमोट आइलैंड है जहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पा रही है। जकार्ता एज ए कैपिटल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है लेकिन सारे जगह इस तरह से ग्रोथ नहीं है। तो सारी जगह को ग्रोथ में लाने के लिए डिजिटलाइजेशन का एक काफ़ी बड़ा महत्व हो सकता है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में अभी नंबर 1 है डिजिटल इकोनॉमी में। डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडोनेशिया काफ़ी अच्छी है और जो यहाँ पे स्मॉल इकोनॉमी और स्मॉल बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं जकार्ता में, ये सब मदद कर रही है डिजिटलाइजेशन को काफ़ी आगे बढ़ाने में क्योंकि यहाँ की कंपनी, यहाँ के जो लोग हैं, जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन का काफ़ी बड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये सेकंड रीजन बनता है इंडोनेशिया के इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए। और थर्ड और इंपॉर्टेंट रीजन है बीइंग न्यूट्रल ऑन द ग्लोबल इशू।
चाइना और वेस्टर्न कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड वॉर चल रही है या चाइना की इंडिया से नहीं बन रही है, इसके बीच में इंडोनेशिया कभी बीच में नहीं आती है। इंडोनेशिया किसी भी तरह के ग्लोबल इशू में न्यूट्रल रहता है और किसी एक कंट्री की तरफ बायस नहीं होता है। और इसीलिए इंडोनेशिया में डिफरेंट कंट्रीज, इनफैक्ट सारे कंट्रीज वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्री भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है और चाइना और इंडिया भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। CATL एक चाइनीज काफी बड़ी बैटरी कंपनी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वो इंडोनेशिया में करीब $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोकोविच चाहते हैं कि टेस्ला, एक वेस्टर्न कंपनी, वो भी इंडोनेशिया में एज ए EV मैन्युफैक्चरिंग या बैटरी में काफी इन्वेस्ट करे। तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज, चाइनाज और वेस्टर्न US की जो कंपनीज, दोनों यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इंडोनेशिया अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन बना के रखा है, किसी एक देश की तरफ बायस नहीं होता है, जिसके कारण से पूरी फायदा मिलती है इंडोनेशिया को। फोर्थ रीजन है यहाँ के इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोकोविच बने और तब से इंडोनेशिया में काफी बड़े रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है और काफी रूप से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है और इन्वेस्टमेंट की जा रही है। 2014 के बाद करीब 16 न्यू एयरपोर्ट बने हैं, 18 न्यू पोर्ट बने हैं, 2100 किलोमीटर का टॉल रोड बना है और करीब 36 डैम बने हैं। 61 डैम बनी है, 61 डैम से 36 डैम अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो ये समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। जब किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है तो दूसरे कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो कंपनी यहाँ पे सेटअप है वो भी काफी अच्छे से थ्राइव करती है। 2014 के बाद इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने अनरिफाइंड ओर पे एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है और जिसके कारण से वहाँ पे डोमेस्टिक बहुत सारे फैक्ट्रीज लग गए हैं जो अनरिफाइंड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि और बाहर नहीं निकल रहा है। तो जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, जितनी भी प्री प्रोसेसिंग होनी है, जितनी भी उससे प्रोडक्ट बननी है, सारी चीज इंडोनेशिया में हो रही है और ये काफी बड़ा स्टेप था जोकोविच गवर्नमेंट का। इंडोनेशिया में LG ने काफी बड़ी एनर्जी रिलेटेड फैक्ट्री सेटअप की है, हुंडई ने काफी बड़ा EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है। तो इंडोनेशिया में काफी तरीके के इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, वहाँ पे अच्छी बन रही है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में अच्छी नहीं है, इनफैक्ट जकार्ता और जावा में काफ़ी अच्छी है और से तो डिफरेंट आइलैंड हैं वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इसके लिए एक डिसएडवांटेज जैसा काम करती है जो हम लोग वीडियो के सेकंड सेक्शन में देखेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। हमारा दूसरा सवाल था कि इंडोनेशिया की ग्रोथ क्यों 5% पे ही रुकी हुई है और क्यों ये 5% को सरपास नहीं करने वाली है। इसके रीजंस देखते हैं अभी। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया की जो ग्रोथ होती है, जो 5% जो ग्रोथ चल रही है, वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसके अगल बगल जितने भी नेबर्स कंट्रीज के जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे चाइना की 8.7% की ग्रोथ, इंडिया की 7% और वियतनाम की 6.3% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इसके कारण से एक तरह का ओवरशैडोज हो जाता है इंडोनेशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। 1997-1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और इंडोनेशिया की जो GDP है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफ़ी नीचे डिप हो गई। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले 1997 के पहले इंडोनेशिया की ग्रोथ अराउंड 7% पे हो रही थी, लेकिन क्राइसिस के बाद इंडोनेशिया की ग्रोथ 5% क्रॉस नहीं की है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोकोविच चाहते हैं कि वो इंडोनेशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% तक कम से कम लेके आए, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडोनेशिया में सिर्फ कुछ जगह पे ही काफ़ी डेवलपमेंट है। जैसे जकार्ता में, जावा में, इस तरह के इलाके में काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन और सब रिमोट एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम है। जो रिमोट एरियाज में है वहाँ पे बहुत बुरी हाल है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँची नहीं है, रोड सही नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल और जो भी ज्योग्राफी है वो काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे बनाना। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है इंडोनेशिया में वो काफ़ी महंगी बनती है। तो सबसे फर्स्ट रीजन हो जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोनेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर एयरपोर्ट, पोर्ट्स या रोड्स बन रहे हैं इंडोनेशिया में तो वो काफ़ी खर्च से बनते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो थोड़ी मुश्किल है। उसके कारण से और जो रिटर्न मिलती है उस पर जो भी फैक्ट्रीज बन रही है, जिसके कारण से जो गवर्नमेंट को रिटर्न मिलती है वो काफ़ी अच्छी रिटर्न नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि प्रॉफिटेबल इकोनॉमी नहीं बन पाता है। सेकंड रीजन है कि इंडोनेशिया में हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, लैंडस्लाइड, इस तरह की नेचुरल डिजास्टर हमेशा होती रहती है इंडोनेशिया में, जिसके कारण से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना आसान नहीं है। अगर बिल्ड होता भी है तो काफ़ी कॉस्ट पे होता है। अब जब बहुत सारी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं बन पाती है तो इंडोनेशिया में जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज से होते हैं उसमें भी कमी हो जाती है।
जकार्ता और जावा में तो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन एज ए ओवरऑल कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडोनेशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% मार्क को सरपास नहीं कर पाएगी करीब आने वाले 10 सालों तक। तीसरी बड़ी रीज़न है कि इंडोनेशिया हमेशा सर्विस सेक्टर पे काफ़ी जोर दिया है, जो भी वहाँ पे कंपनी जाते हैं उसके सपोर्ट सिस्टम पे काफ़ी जोर दिया है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। इंडोनेशिया ने कभी ऑयल, अपने माइनिंग और अपने डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कभी ज़्यादा जोर नहीं दिया, जिसके कारण से वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी बढ़ नहीं पा रही है। किसी भी देश की अच्छी इकोनॉमी या बहुत अच्छी इकोनॉमी तभी होती है जब वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती हैं। फोर्थ रीज़न है कि करप्शन का। इंडोनेशिया में काफ़ी करप्शन देखा जाता है। डिफरेंट आइलैंड है और डिफरेंट आइलैंड में अलग तरह का करप्शन चलता है। अगर करप्शन की रैंकिंग देखें तो इंडोनेशिया रैंक करती है 110 पे, चाइना 65 पे और इंडिया 40 पे। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडोनेशिया में, जिसके कारण से इंडोनेशिया की ग्रोथ 5% सरपास नहीं कर पा रही है। तो ये थे पूरे रीजन से कि इंडोनेशिया कैसे ग्रो कर रही है, कैसे अपनी इकोनॉमी को इतनी अच्छी थ्राइव कर रही है और क्यों इंडोनेशिया 5% ग्रोथ मार्क को क्रॉस नहीं कर सकती है। ये था फुल केस स्टडी ऑन इंडोनेशिया। अगर आपको लगता है कि कोई और भी रीज़न है इंडोनेशिया को ग्रो नहीं करने का, या कुछ और रीज़न है जो एडअप कर सकती है इंडोनेशिया के ग्रोथ में, तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे मदद करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।